कि हम एक्चुअली किसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, ऐसे एकेडमिक नहीं करेंगे हम इसे कि भाई हमने पढ़ लिया और हमें कुछ करना ना है। ठीक अल्टीमेटली इसमें हमें एक प्रश्न का जवाब देना सीखना है, और उसके अंदर मैं आपको इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, वॉच और केपी सभी कुछ का बताऊंगा कि आपके पास एक कोई भी पर्सन आ जाता है तो हम कम से कम उसका एक आंसर सेटिस्फैक्ट्री वे में दे पाए। तो ऐसी कोशिश होगी हमारी। तो जी सर। वैदिक के अंदर प्रश्न अपने आप में एक पूरी एस्ट्रोलॉजी है बेसिकली। प्रश्न के बेस पर आप बाकी एस्ट्रोलॉजी को अलग कर दें तो आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये अपना अपने कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है। तो थोड़ा सा भी हम देखते हैं कितना हम टाइम लगता है। थ्योरी भी काफ़ी इसके अंदर आएगी, कॉम्बिनेशंस काफ़ी आएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 घंटे का तो है ही ये कोर्स। तो आपका क्लासेस हम कितना कर पाते हैं क्लास के अंदर, 1 आवर पढ़ पाते हैं, 1.5 आवर पढ़ पाते हैं, तो हम देखते हैं। आप लोगों के डाउट पे भी डिपेंड करेगा। पर कोशिश ये होगी कि मेरी इसको किसी कंक्लूजन पर हम लेकर जाएं। तो मैं इसमें एंड में आपको केपी के कुछ टूल्स हैं उन्हें भी लूँगा, कुछ वॉच एस्ट्रोलॉजी के टूल्स हैं उन्हें भी लूँगा। तो सभी टूल्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक को ग्राउंड बनाकर लेकर चल रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी की ABCD सभी चीज़ें आनी चाहिए, तभी हम प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने भी ये कोर्स सबसे एंड में रखा है। आप लोग बहुत सारे मेरे से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। तो मैंने आपको प्रोफेशन कराया, एजुकेशन कराया, इसके बाद मैंने आपको दशाएं कराई, ट्रांजिट कराया, प्रोजेनी कराई, और जो भी जितनी तरीके की एस्ट्रोलॉजी है, जेमनी कराई, वो सब कराई। और एंड में मैं यहाँ पर अब प्रश्न लेकर यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद मेरी वो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी कि जो लोग कहीं जाकर सीखते हैं। तो प्रश्न एंड में लाने की वजह है इसके अंदर सब कुछ ऐड होगा। आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी भी आनी चाहिए यदि आप प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपको भावों का मतलब पता होना चाहिए, हर एक प्लेनेट का मतलब पता होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए। देन ओनली हम एक्यूरेटली उसके बारे में जान पाएंगे। इसके अपने कुछ नियम है, वो भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारी पहली क्लास है। तो ईश्वर से आराधना भी करता हूँ कि हमारा ये कोर्स सक्सेसफुल रहे, मेरा और आपका टाइम यूज़फुल हो, मैं आपको कुछ बता पाऊँ, आपसे कुछ सीख पाऊँ और आप भी मेरे से कुछ सीख पाएँ। ऐसी मेरी आराधना है, जिससे कि हमारा ये कोर्स नमस्कार। कंफर्टेबली चले। तो अभी मैं म्यूट कर दूंगा। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम म्यूट रखेंगे। और जब आपका एंड में मैं डाउट लूँगा, यदि बीच में कोई चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, समझ में आई नहीं आई, तो मैं आपसे बीच में पूछूंगा। और यदि आपको बीच में डाउट आते हैं तो आप उन्हें नोट करके रख लें। आप में से अधिकतर लोग तो मेरे से काफ़ी बैचेस से जुड़े ही हैं, तो आपको मालूम है। मगर नए भी हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा यही प्रोसेस चलेगा। अभी सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। और अभी हम शुरुआत करेंगे। आज हमारा बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, जो हो सकता है आप में से अधिकतर लोगों को आती हो, मगर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि प्रश्न के अंदर राशियों का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी राशि है, राशियों के पूरे करेक्टरिस्टिक, मतलब राशियों की पूरी कुंडली पढ़नी है आपको। प्रश्न तब तक आप आंसर नहीं कर सकते जब तक आप सभी राशियों के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते। कौन सी राशि क्या होती है, तो राशियों के 50 तरीके के क्लासिफिकेशन है, वो 1 बाई 1 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी प्लेनेट के क्लासिफिकेशन है कि कौन सा प्लेनेट का क्या आकार होता है, कौन सा साइज होता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके के आदमी को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लेनेट का कैसा टेस्ट होता है, कैसा नेचर होता है। यहाँ पर वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आपको सपोज किस कोई चीज़ चोरी होगी और चोर को पकड़ना है और आपको बताना है कि कैसा चोर होगा, तो अब आपको उसके जनरल करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए प्लेनेट के। जब तक आपको जनरल करेक्टरिस्टिक नहीं पता होंगे तब तक आप बता नहीं पाओगे। राशियों के करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा किस दिशा के अंदर चोर गया है। आपका कोई पर्सन खो गया है तो किस दिशा के अंदर गया है। तो इसलिए हमें सभी प्लेनेट और राशियों के करेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए। तो शुरू की हमारी 2-3 क्लास काफ़ी हद तक थ्योरिटिकल होंगी, उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे एंटर होंगे। तो अभी मैं सभी को आपको म्यूट कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करूंगा और हम शेयर्ड स्क्रीन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। क्लास का फर्स्ट वीडियो जनरली मैं यूट्यूब पर शेयर कर देता हूँ, तो आप लोगों को भी बता देता हूँ। पहली क्लास का होता है, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि सर आपने तो शेयर ही कर दिया, हमें ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा हुआ। ओनली एक वीडियो में शेयर करता हूँ,
तो देखकर यदि कोई किसी को लगता है कि मैं कुछ पढ़ा पाता हूँ, तो बहुत लोग बाद में भी ज्वाइन कर लेते हैं उस वीडियो को देखकर। तो उसमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं कि अब मैं एक क्लास ले रहा हूँ, तो अब इसका नंबर 1 साल बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा। तो यदि कोई मेरे से सीखना चाहता है तो मेरी ये भी वो रहती है कि वो ज्वाइन कर ले। इसके बाद देखने के बाद उसको पता लग जाएगा कि भाई मैं कुछ करा पाता हूँ या नहीं करा पाता हूँ। तो वो ऑब्जेक्टिव होता है उसका। तो ये स्क्रीन पर जो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट डाला है, स्क्रीन शेयर कर दी है, आपको दिख रही होगी। प्रश्न मॉडर्न अप्रोच मैंने इसको नाम दिया है। कोर्स पूरी तरीके से मेरा ही बनाया हुआ है, अपनी तरीके से मैं इसको कराऊंगा। और इसका जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इतना भर नहीं है कि मैं आपको पढ़ा के पीछा छुड़ा लूँ। कोशिश ये होगी कि आपको मैं कुछ समझा पाऊँ। और हम गणेश जी के सबसे पहले आराधना करेंगे, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के देवता हैं गणेश जी हैं। प्रश्न में आप कभी भी कोई भी कुंडली, मैं पहला नियम बता रहा हूँ, प्रश्न की कोई भी कुंडली भगवान की आराधना किए बगैर ना देखें। प्रश्न की कोई भी कुंडली देखने के बाद भगवान की आराधना इमीडिएटली उठकर करें। प्रश्न जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके कर्मों का हास होता है। हम ईश्वर को अपने कर्म प्रदान करके ईश्वर से ताकत लेते हैं कि हम उस प्रश्न का जवाब दे पाएं। इसलिए प्रश्न में भगवान की ऑलवेज ये है भी, ईश्वर की कृपा के बगैर आप प्रश्न का आंसर भी सही नहीं दे पाते। तो यहाँ पर एक मैंने मंत्र लिखा है, आप उसका जरूर पाठ करें। शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांते। तो इसकी आराधना से हम शुरुआत करते हैं। मैंने एक नियम प्रश्न का आपको पहले बता दिया है कि जब भी आप प्रश्न करें तो जरूर आप ईश्वर की आराधना करें, जिनकी भी करना चाहें, नहीं गणेश जी की आप जरूर करें। बेसिस ऑफ प्रश्न, प्रश्न का क्या बेसिस है, अभी मैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर बता रहा हूँ। षट पंचाशी का एक बुक लिखी थी पृथ्वीयास, जो ग्रेट वरामीर जो थे विक्रमादित्य के दरबार के अंदर, वो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने कि पाराशर ऋषि के शास्त्रों का भी अपने तरीके से आज के ज़माने के हिसाब से अनुवाद किया और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हमें दिए। बृहद जाति का उनकी एक बुक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो षट पंचाशिका को ही आधार मानकर हम पूरी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं। षट पंचाशिका के अंदर 56 श्लोकास थे और इसमें हम बरामीर की बृहद जातिका से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति के कैसे करेक्टरिस्टिक होंगे, देखने में कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, क्रूर होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, योद्धा होगा, डरपोक होगा। ये सब चीज़ें हम बरामीर की बृहद जातिका के बेसिस पर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर बताया है, दिस इज बेस ऑफ प्रश्न शास्त्र। देयर आर टोटल 56 श्लोकास। ये बात कर रहा हूँ षट पंचाशिका। लिटिल इज सैड बट मच इज मेंट। तो इसके अंदर बहुत कम दिया हुआ है, केवल 56 श्लोक हैं और आज के हिसाब से वो बहुत रेलिवेंट भी नहीं है। राजा महाराजाओं के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ है, पर उसका इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे हमने समय के साथ किया और उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न कुंडली जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि कुंडली बनानी कैसे है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। तो जो मैंने सब लोगों से समझ के जो नियम मैं समझ पाया वो मैं नियम आपको बता रहा हूँ कि प्रश्न कुंडली बेसिकली होती क्या है। प्रश्न कुंडली, जब भी आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, जिस टाइम भी प्रश्न पूछता है, नोट कर लीजिए, द मोमेंट जब प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपने टाइम नोट कर लेना है। टाइम होगा, कोई भी नेटिव आपसे प्रश्न कर रहा है वो, प्लेस होगा आपका अपना, और डेट तो नेचुरली जब टाइम है तो जिस दिन प्रश्न पूछा गया उसी समय की कुंडली को प्रश्न कुंडली कहेंगे। अभी मेरे से आप प्रश्न पूछते हो, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप यूएस में बैठे हो, आप कलकत्ता में बैठे हो, आप चेन्नई में बैठे हो, आप मेरे पास एक प्रश्न भेजते हो। जैसे मेरे पे अभी क्लास से 10 मिनट पहले एक प्रश्न आ गया था, किसी का बच्चा खो गया था तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो मैं कौन सी कुंडली बनाऊंगा, मैं अभी की इसी समय की मेरे प्लेस की एस्ट्रोलॉजर जहां बैठा है उसकी हमें कुंडली बनानी है, वो प्रश्न कुंडली है। बहुत सारे लोग ये एडवाइस देते हैं कि जहां से प्रश्न पूछा गया वहां की कुंडली बनाइए, मगर मैं आपको जो ये बताऊंगा इसमें कंट्रोवर्सी है, इसलिए हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। तो टाइम ऑफ प्रश्न आपको लेना है, ये नहीं लेना आप करने बैठे जब
तब का नहीं लेना है, ध्यान रखना। मैं वैदिक के रूल बता रहा हूँ आपको। आपको जब प्रश्न आया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा उसने, आपको कॉल किया, कॉल का टाइम देख लीजिए, उस समय की कुंडली बनाइए, डेट ऑफ प्रश्न वही होगी। अब इसका क्वेश्चन आता है व्हेन टू एनालाइज। तो मैं एक एक चीज जो माइंड में आती है उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से उसको समझ लें, क्योंकि बार बार आप पूछेंगे उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप उसको पहले से ही इस तरीके से अपना आपकी क्लास में अटेंटिव होकर बैठें कि मैं ऑलरेडी जिस क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ, उसको आप नहीं समझ में आए तो बात अलग है, मगर बेमतलब में ना पूछें। उससे क्या होगा कि हमारा ये थोड़ा अच्छा रहेगा, हमारा कोर्स ज़्यादा बेटर वे में जाएगा। तो अटेंटिव होकर आप क्लास को अटेंड करें, और प्रश्न की क्लास में आप बीच में कोई काम भी ना करें। प्रश्न के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, आप जब क्लास में आ गए तो क्लास में फोकस करें और चीज़ों को छोड़ दें। तो व्हेन टू एनालाइज, ट्राई टू एनालाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। यह नहीं कि हमें प्रश्न भी पूछा और हम 3 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। इम सम डिले इज देयर, यदि आपको लगता है कि कोई डिले हो ही रहा है, तो ट्राई टू एनालाइज बिफोर चेंज ऑफ नक्षत्र ऑफ मून। अब चंद्रमा का नक्षत्र बदलने से पहले पहले आइडियली उसको एनालाइज कर लेना चाहिए आपको। पर्सन ने जब प्रश्न पूछा, जिस नक्षत्र में पूछा है उसी नक्षत्र में आप पूछ लीजिए। आधार यह है कि प्रश्न हमारे दिमाग के अंदर आता है, वो चंद्रमा लेकर आता है। मन का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपके माइंड के अंदर बीज पैदा करेगा। बीज चंद्रमा ने पैदा किया, इसके बाद वो बड़ा हो जाएगा पेड़ आपके दिमाग में, और जब आपके दिमाग में पूरी तरीके से बड़ा हो गया, कोई जगह नहीं बचेगी। जब आपके अंदर पूरी इतनी चाह क्रिएट होगी कि मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए ही चाहिए हर हालत में, तब आप जाकर एक एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचोगे। उससे पहले नहीं पहुंचोगे। तो जब आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, तो बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के अंदर डिज़ायर है, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर उसका सोल्यूशन होता है। तो जब उसके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम आई और वह एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो एस्ट्रोलॉजर उसका सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन चंद्रमा का जब नक्षत्र बदल जाता है, तो नक्षत्र बदलने से वो प्रश्न की जो स्ट्रेंथ है वो भी खत्म हो जाती है। और जब प्रश्न के अंदर पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, पूरी चाह नहीं होगी, अंदर से पूरी जील नहीं होगी, पूरी इच्छा शक्ति नहीं होगी प्रश्न का आंसर जानने की, प्रश्न का आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि ये डिवाइन पावर है, ईश्वर हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर प्रश्न इज ए सीड, प्रश्न सीड है, एंड व्हेन इट बिकम्स ट्री और मैच्योर नेटिव अप्रोचेज द एस्ट्रोलॉजर। तो आपको ये ध्यान रखना है चंद्रमा के नक्षत्र। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, मैं कह सकता हूं आप जब मर्जी देख लीजिए। यदि आपने देखना है तो आप चंद्रमा का नक्षत्र बदलने से पहले देखिए। अब आपके बहुत लोगों को क्वेश्चन आएंगे, जी चंद्रमा का नक्षत्र सपोज 10 मिनट में ही बदल रहा है, तो आप कुंडली तभी बना लीजिए और तब 10 मिनट के अंदर अंदर देखिए। यदि आपको आंसर देना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, तो आप जब मर्जी देखिए। पर आपको यदि आंसर एक्चुअल में देना है, आप देख लीजिएगा कि प्रश्न कब आया, और आप नोट कर लीजिए चंद्रमा का नक्षत्र 2 घंटे है, 5 घंटे है, 10 घंटे है, तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। मगर आपको लग रहा है कि चंद्रमा का नक्षत्र अभी 10 मिनट में बदलना है, तो आप कुंडली लेकर बैठ जाइए, क्योंकि प्रश्न कुंडली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ ना के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो वो आप 2 मिनट में देख कर बता दोगे, यदि आपको प्रैक्टिस है तो। आपको जन्म कुंडली की तरह इसको एनालाइज नहीं करना होता। अब आता है वही प्रश्न कुंडली। तो इन सभी चीजों पर आप फोकस करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, वही प्रश्न कुंडली की जरूरत क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। मैं इसमें एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताऊंगा, जो आपको अक्सर किसी ने नहीं बताई होगी, कि आपको जब भी किसी के बारे में जन्म कुंडली की भी प्रेडिक्शन दे रही हो, मेरी इस क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो इसका ध्यान रखेंगे, वो बगैर प्रश्न कुंडली के जन्म कुंडली की भी प्रेडिक्शन नहीं देंगे। जो मेरे गुरु हैं, गुरु हरिदास जी, उनसे बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर हुआ नहीं इस जनरेशन में। तो वो आपको शक्ल देख के आपके बारे में सारी बातें बता देते हैं। सब तरह की विद्या है, कर्ण पिशाचनी विद्या है। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो बैठ के एक लिखते रहते हैं, वो कर्ण पिशाचनी विद्या होती है। उनके कानों के अंदर देवी बोलती रहती है और वो लिखते रहते हैं। तो वो हरिदास बाबा को भी ऐसा ही था। आप जाओगे, आपके बारे में वो सारी कहानी 1 मिनट के अंदर बता देंगे। तो वो भी ये कहते थे कि आपको जन्म कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन बताने से पहले प्रश्न कुंडली से उसको वेरीफाई करना चाहिए। यदि प्रश्न कुंडली भी उस चीज़ को आपका बता रही है, तो वो इवेंट हर हाल में होकर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाई प्रश्न कुंडली। आंसर टू मैनी क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल यूजिंग जन्म कुंडली। इन दोज केसेस प्रश्न कुंडली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जन्म कुंडली से नहीं मिल सकता, तो उस केस में प्रश्न कुंडली जरूरी होगी। कौन से प्रश्न है, वैन बर्थ, और कब कब नहीं मिलेगा,
जब बर्थ डिटेल किसी व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं है तो अब उसको लौटा थोड़ी देंगे या फर्जी उसकी कोई कुंडली हम बना देंगे, नहीं। आपको उसकी प्रश्न कुंडली वहां पर हेल्प करेगी टू आंसर यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ क्वेरीज। हाँ या ना वाले प्रश्नों का जवाब आपकी कोई जन्म कुंडली नहीं दे सकती। उस केस में हमें कोई इंटरव्यू देने गया है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कोई जन्म कुंडली नहीं बता सकती। कुछ हद तक हम ट्राई कर सकते हैं चंद्रमा के ट्रांजिट के बेस पर, मगर श्योर नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों का जब भी कि आज बारिश होगी नहीं होगी, आपकी जन्म कुंडली बता देगी। पर्टिकुलर टीम विन करेगी नहीं करेगी, आपका ये प्रश्न कुंडली से उसका आंसर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? देखिए, ना तो टीम की जन्म पत्री है, ना उसके प्लेयर्स की जन्म पत्री है। भारत पाकिस्तान पर आज अटैक करेगा, आपको कुंडलियां कहां से लगाओगे? कितनी कुंडलियां लगाओगे आप? भारत की लगाओगे, पाकिस्तान की लगाओगे, यहाँ के पीएम की लगाओगे, वहां के पीएम की लगाओगे, प्रेसिडेंट की लगाओगे? इसका प्रश्न कुंडली से आपको आंसर 2 मिनट में मिल जाएगा। क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉस्ट आइटम, अब कहाँ जन्म कुंडली बताएगी आपका लॉस्ट आइटम कहाँ पे लॉस हुआ है, मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा, चोरी हुआ है या कैसे हुआ है, इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं ये जो यहाँ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉस्ट पर्सन। अभी 2-3 दिन पहले ही एक मैडम है, मेरी स्टूडेंट है, तो उनका एक क्वेश्चन आया था कि बेटा चला गया है तो कैसे आंसर करूंगा मैं, आएगा कब, ठीक है नहीं है। तो आपके पास कोई तरीका नहीं है उसे देखने का, जन्म कुंडली से कुछ पता नहीं लगने वाला है। हल्का फुल्का आप लगा सकते हो, वो भी ट्रांजिट के बेस पर। तो ये सब प्रश्न कुंडली बच जाएगी। क्वेश्चन रिलेटेड टू गोइंग अब्रॉड, मैं प्रदेश या विदेश या फॉरेन जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये सभी प्रश्नों का जवाब है। क्वेश्चन रिलेटेड टू आउटकम ऑफ कोर्ट हियरिंग, आज की कोर्ट हियरिंग में क्या होगा, मेरे फेवर में डिसीजन आएगा नहीं आएगा, मेरे अगेंस्ट डिसीजन जाएगा या कोई भी डिसीजन नहीं होगा, इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू सक्सेस इन इंटरव्यू, सो आपका कोई भी जन्म कुंडली इनका आंसर नहीं कर सकती। क्वेश्चन रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ पेशेंट, अब जैसे कोई आईसीयू वगैरह में होता है, अब क्या होता है कि आप जन्म कुंडली देख लीजिए, मगर जन्म कुंडली से ये बताना मुश्किल है बंदा बचेगा या मर जाएगा। हम लगाते हैं, उसमें भी टेक्निक है, ऐसा नहीं है नहीं है, मगर प्रश्न कुंडली आपको आना में जवाब दे देगी कि ये आपका उससे आएगा या नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड प्रश्न चार्ट, अब ये सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि किन प्रश्नों का जवाब आपने जन्म कुंडली से ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, आपको प्रश्न कुंडली से ढूंढने की, इन सभी प्रश्नों के जवाब वहीं से ढूंढोगे। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड प्रश्न चार्ट, जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में अंतर क्या होता है। एनी इवेंट प्रोमिस्ड इन बर्थ चार्ट, अब इस वाले पेज को आप गांठ बांध लीजिए, मेक ए नोट ऑफ इट। यदि आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं ईमानदारी से, फॉर्मेलिटी आप करना चाहते हो तो बात अलग है। देखिए 90% 99% मैं कहूँगा फॉर्मेलिटी करते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट ही बेसिक हम यूटिलाइज नहीं करते, तो हम हमारी प्रेडिक्शन कहाँ से सही जाएगी। हम किसी को कुछ भी बता के खुश हो जाते हैं, 10 में से 2 3 4 5 बात ठीक हो जाती हैं अंदाजे से, और हम सोचते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही चलेगी, वो नहीं है। अब ये जो मैंने पेज लिखा है इसके नियमों को आप जरूर याद रखेंगे। क्या है, एनी इवेंट प्रोमिस्ड इन बर्थ चार्ट and repeated in press chart is sure to occur. Reverse, however, may not be true. कोई भी इवेंट यदि जन्म कुंडली में है और प्रश्न कुंडली भी उसको कर रही है, उससे भी वो इवेंट होता नजर आ रहा है, तो वो 100% होगा। अब जन्म कुंडली में है तो भी हो सकता है, केवल प्रश्न कुंडली में है तो कोई पक्का नहीं है वो होगा या नहीं होगा। मैं आपको रीजन बता देता हूं। योर बर्थ चार्ट आपके प्रारब्ध को इंडिकेट करता है। बर्थ चार्ट इज मैप ऑफ हेवंस एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इंडिकेट्स प्रारब्ध और एक्यूमुलेटेड कर्मास अलाउड फॉर दिस लाइफ। जो हमारी जन्म कुंडली है हमारे पुराने जन्म के कर्मों पर बेस्ड होती है, जिन कर्मों को हमें इस जन्म में काटना है उनकी वो आपकी एक पिक्चर होती है जन्म कुंडली। और प्रश्न कुंडली होती है आपके करंट जन्म कर्मास पर बेस्ड, इसलिए प्रश्न कुंडली लगातार बदलती रहती है। जन्म कुंडली क्यों नहीं बदलती? जन्म कुंडली इसलिए नहीं बदलती कि आपके पुराने जन्म के कर्म को आप बदल नहीं सकते। तो जब मैं मेरे से कोई रेमेडीज की बात करता है तो मैं उसको यह जवाब देता हूँ, हालांकि वो लोग नाराज भी हो जाते हैं कि जी मैं रेमेडीज को इतना वो क्यों बोलता हूँ। उसका रीजन ये है कि प्रारब्ध आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज क्या करोगे?
प्रश्न कुंडली को बदल सकते हो। प्रश्न कुंडली क्यों बदलती रहती है? रोज हमारे डे बाई डे कर्मास बदलते रहते हैं, इसलिए आपकी जो इस जन्म में जो कर्म दिए हैं वो आपके हर दिन बदलेंगे, हर मिनट बदलेंगे, हर सांस के साथ बदलेंगे। हर सांस के साथ आपके जो कर्म आपको काटने उनकी उम्र कम होती चली जाएगी, इसलिए आपकी प्रश्न कुंडली कंटिन्यूसली बदलती रहती है। तो प्रश्न कुंडली इस जन्म के कर्मास के बारे में बताएगी और जन्म कुंडली प्रारब्ध पुराने जन्म के कर्मास को बताएगी। जब हम दोनों कर्मास को मिक्स कर लेते हैं, मतलब हम जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों को एनालाइज कर लेते हैं, तब हम बैलेंस पे जाते हैं। सपोज आपका जन्म कुंडली कोई एक इवेंट बता रही है तो जरूरी नहीं है वो 100% उसी फॉर्म में होगा, मगर प्रश्न कुंडली ने उसको कंफर्म कर दिया, इसका मतलब 100% उसी फॉर्म में होने वाला है। ओनली प्रश्न कुंडली के बेस पर प्रेडिक्शन हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, मगर जिन प्रश्नों का जवाब हम जन्म कुंडली से पता नहीं कर सकते उनका जवाब हम प्रश्न कुंडली से ही ढूंढेंगे। मगर लाइफ के हर एक इवेंट को आप प्रेडिक्ट करिए, ऑलवेज जन्म कुंडली देखिए, साथ साथ जैसे हम जन्म कुंडली को देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से उसकी प्रश्न कुंडली को भी देखिए उस समय की को। और यदि दोनों में वो चीज़ें होती नजर आ रही हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसको काट नहीं सकती। अब आ जाते हैं प्रश्न चार्ट इंडिकेट्स कर्मास ऑफ प्रेजेंट लाइफ। द स्कोप ऑफ प्रश्न चार्ट एक्सटेंड टू द इवेंट पर्टेनिंग टू नियर पास्ट। देखिए कितनी खूबसूरत बात है, जो मैंने कहा उसको यहाँ पर ये मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि नियर पास्ट को ही बताती है केवल। क्यों? क्योंकि प्रश्न कुंडली बदलती रहती है। आप ज्यादा पीछे चले जाओगे तो आपके कुछ और प्रश्न कुंडली रही होगी, आपके कर्मास बदलते हैं। एंड फ्यूचर एंड मे एक्सटेंड अप टू ए मैक्सिमम 1 ईयर। आपका 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। वैसे प्रश्न कुंडली का यूज आपको 1 मंथ से ज्यादा वाले इवेंट्स के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 1 मंथ के अंदर आप कोई रेमेडीज कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपने कोई ऐसा चैरिटी करने लग गए, दान करने लग गए, तो 1 महीने के अंदर आपकी प्रश्न कुंडली में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। मगर आपके कर्मास आपको बताया कि सेम ही है, तब तो आपकी 1 साल तक भी प्रश्न कुंडली बदलने वाली नहीं है। ये प्रश्न कुंडली वो कुंडली है जिसे बदलने के लिए हम रेमेडीज करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम जन्म कुंडली की रेमेडीज करते हैं, वो उपाय भी किसके बताते हैं? जन्म कुंडली के बताते हैं। ये सारी चीजें आप नोट करना, मैं आपको एक्सेप्शनल बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव बता रहा हूं कि हम उपाय किसके बताते हैं जनरली। जन्म कुंडली में देख लिया ये इसका लॉर्ड है, वो उसका लॉर्ड है, इसकी दशा चल रही है। प्रश्न कुंडली तो कोई देखता ही नहीं। अब जबकि जन्म कुंडली में जो मेरा मानना है, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने सीखा है, आप कोई बदलाव कर नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। उसमें जो ग्रह जितना कमजोर या मजबूत जहां पर जाकर बैठ गया, क्योंकि वो एक पिक्चर खिंच चुकी है जब आप पैदा हुए हो, उस पिक्चर में कोई भी बदलाव आप कर नहीं सकते। कोई ये कह सकता है कि इसका चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है, मैं इसे 9वें में बिठा दूंगा, एक कोई मतलब ही नहीं पड़ता। जो भी रेमेडीज होती हैं वो प्रश्न कुंडली की होती हैं, और प्रश्न कुंडली यदि पॉजिटिव हो जाती है, जन्म कुंडली में नेगेटिव भी है, तो आपको खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो रेमेडीज आपके इस जन्म के कर्मास की होती है, प्रारब्ध की नहीं होती। अब आ जाते हैं जनरल प्रिंसिपल फॉर डूइंग प्रश्नस। हालांकि इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर एक बेसिस लेकर चल रहा हूँ कि आप प्रश्न से रिलेटेड कुछ सीख कर जाएं आज की क्लास में। जब भी आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, बेनिफिक इन केंद्रास एंड ट्राइन और ऑलवेज कंसिडर्ड गुड। प्रश्न कुंडली के यदि केंद्र भावों में शुभ ग्रह बैठ जाए और त्रिकोण भावों में शुभ ग्रह बैठ जाए तो उन्हें अच्छा माना जाएगा। आपके पास कोई भी प्रश्न लेकर आया किसी भी चीज से रिलेटेड और आपने देखा कि उसके केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठ गए, तो आपकी जन्म कुंडली में भी तो हम अच्छा ही मानते हैं। तो केंद्र त्रिकोण में आपके शुभ ग्रह तभी बैठेंगे जब आपके कर्म ठीक होंगे, नहीं बैठेंगे ही नहीं। जिस आदमी के कर्म ठीक नहीं होंगे, आप उसकी प्रश्न कुंडली जब मर्जी बना लेना, दिन में 20 बार बना लेना और 20 दिन तक लगातार बना लेना, उसके केंद्र और ट्राइन के अंदर शुभ ग्रह आएंगे नहीं। जब भी वो प्रश्न पूछेगा कभी भी बैठे नहीं होंगे। मगर यदि किसी के केंद्र और त्रिकोण के अंदर शुभ ग्रह है तो आप ये मानकर चलिए कि उसका समय अच्छा है, उसके काम के होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। हालांकि इसको हम डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये यहाँ पर मैंने जस्ट ऐसे ही ऐड कर दिया है कि आप कोई भी एक प्रश्न कुंडली बनाते हो। फर्दर बेनिफिक प्लेनेट, यदि आप किसी भी भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हो, प्रश्न होगा ना आपका लग्न से रिलेटेड होगा, संतान से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ के आया तो 5वां भाव हो गया। शादी से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मैरिज के अंदर लड़ाई होगी जी, बीवी नाराज होकर चली गई है, हस्बैंड चले गए हैं, घर से आए नहीं है, 7वें भाव से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है, आपने प्रश्न कुंडली बनाई, उस भाव के दोनों तरफ यदि शुभ ग्रह आ जाए, दूसरे और 12वें भाव में,
तो आप कहेंगे कि उस भाव से रिलेटेड अशुभ कुछ भी नहीं होगा, और अशुभ ग्रह आ गए तो शुभ नहीं होगा। दोनों ही बातें यहाँ पर। तो बेनिफिक प्लेनेट इन ईदर द सेकंड और 12th फ्रॉम द भाव अंडर कंसिडरेशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड गुड। मेलिफिक प्लेनेट इन ईदर सेकंड और 12th फ्रॉम द भाव अंडर कंसिडरेशन आर कंसिडर्ड बैड और अनफेवरेबल। शीर्षोदय साइन इन द असेंडेंट आर ऑल्सो कंसिडर्ड फेवरेबल। अभी ये बताऊंगा शीर्षोदय साइन क्या होते हैं। अभी मैं साइन पे आ रहा हूँ। तो अभी तक जो मैंने बताई थी आपको स्टोरी, ये थोड़ा सा मैंने एक बेस बनाया था जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा समझ पाएँ, और ये बेस बहुत ज़्यादा जरूरी था। आपको प्रश्न कुंडली की यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा है जितनी की जन्म कुंडली की है, जो कि आप अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। तो अब आप आगे से इस आज की क्लास का जो एक लेसन लेकर जाएं, आप प्रश्न ना भी सीखें तो ये लेसन उस सारे प्रश्न उन सबसे ऊपर है। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो प्रश्न कुंडली को इक्वल वेटेज दें। जब जन्म कुंडली बना रहे हैं, जब भी आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जब भी पर्सन आपके पास आया जन्म कुंडली के बारे में जानने के लिए, तो प्रश्न कुंडली आप सर्टेनली उस समय की जरूर बनाएं और उसके बेस पे एनालाइज करें। अब आएंगे, देखिए यहाँ पर यह सारी थ्योरी चलती रहेगी आज की क्लास में, तो ध्यान से समझें। आपको सबको याद होना चाहिए। आगे जब मैं आपको कोई भी इवेंट बताऊंगा, ये टर्म्स आपको नहीं पता होंगी तो आप ब्लैंक बैठे रहोगे। तो ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रश्न वैदिक का सबसे जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है उसमें समझने में तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए इसके अंदर आपको राशि और इन सभी चीज़ों के बारे में टोटली पता होना चाहिए। सब कुछ उसी के बेस पे आंसर होंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोड ऑफ राइजिंग। देखिए राशियों का जैसे हमारा होता है फ्रंट साइड होती है और एक बैक साइड होती है, राशियों की भी ऐसे दो साइड होती हैं। आपको पता है सभी राशियां किसी एनिमल, आदमी, इनकी फॉर्म में उनके साइन होते हैं। तो राशि का कौन सा हिस्सा ऊपर आपको दिखाई देने लगता है? राशियां राइज होती हैं आपके ईस्टर्न ओरिजिन पर, पूर्व दिशा में राइज होती हैं ऊपर। राइज होने का मतलब ऊपर दिखाई देना शुरू होती हैं। तो किसी राशि का फ्रंट पोर्शन सर से दिखाई देती है और कुछ बैक से दिखाई देती हैं। उसके बेस पर राशियों को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक ऐसी राशि है जो कभी सर से राइज होती है, कभी बैक से राइज होती है, फ्रंट से राइज होती है, कभी बैक से राइज होती है। तो उसके बेसिस पर राशियों को मोड ऑफ राइजिंग के बेसिस पर यह दिया हुआ है। एक होती है शीर्षोदय राशियां, राइजिंग विद द हेड। शीर्षोदय वो होती हैं जो कि सर से राइज करती हैं। इन राशियों को याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूं। 5, 6, 7, 8 और 3, 11 ये राशियां हैं आपकी। 5, 6, 7, 8 आपको याद होनी चाहिए हमेशा। 3 और 11 इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में। जब भी लग्न में ये राशियां होती हैं तो काम आंसर यस होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ये एक ओनली कॉम्बिनेशन नहीं है मगर ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये शीर्षोदय राशियां हैं जो कि सर से राइज होती हैं, वो पॉजिटिव मानी जाती हैं प्रश्न के केस में। तो उन्हें याद आपको होनी चाहिए। आज के बाद आप नोट करके याद रख लेना 5, 6, 7, 8 एंड 3 एंड 11। बाकी जो बची उनमें 12 उभयदय होती है। उभयोदया राइजिंग फ्रॉम बोथ, वो अपनी मर्जी है, कभी हेड से राइज हो जाती है, कभी बैक से हो जाती है, कभी सिर से हो जाती है, कभी पीठ से हो जाती है। वो 12 है। बाकी सभी राशियां पृष्ठोदय राशियां होती हैं, राइजिंग विद द हाई बैक साइड, एक तरीके से हाइट। तो ये इनमें ध्यान रखना है। 1, 2, 4, 9, 10 जब भी प्रश्न लग्न में ये राशियां राइज होती हैं तो आपके प्रश्न का आंसर नो आने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। अपना आप में नेगेटिव है। जब भी हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे, यस और नो का जब आंसर देखना है तो 1, 2, 4, 9, 10 राइज हो रही हो तो नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसको बहुत अच्छे से याद रखें। बेनिफिक और मेलिफिक जो राशियां होती हैं, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो ऑड साइन है, विषम राशियां को हम यहाँ पर मेलिफिक मानते हैं, इवन साइन को बेनिफिक मानते हैं। सो एज पर जनरल पाराशरी रूल ऑल ऑड साइंस आर मेलिफिक। 1, 3, 5, 7, 9 पाराशरी जी ऐसे कहते हैं पाराशर। ऑल इवन साइंस 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर बेनिफिक। अनदर व्यू पॉइंट इज दैट साइन हैविंग लॉर्डशिप ऑफ बेनिफिक, ऐसा भी मानते हैं बहुत लोग कि जिनकी बेनिफिक प्लेनेट की लॉर्डशिप है वो आपकी बेनिफिक होती है, बाकी मेलिफिक होती हैं। अब बेनिफिक प्लेनेट्स की लॉर्डशिप कौन सी है? बेनिफिक प्लेनेट यहाँ पर कौन सा मान के चलेंगे हम? गुरु 9, 12, वीनस 2, 7, मरकरी 3, 6 एंड मून 4। इन्हें हम बेनिफिक मानकर चलेंगे। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेलिफिक किसे मानेंगे? जो मार्स की राशि है 1 and 8, शनि की राशि है जो आपकी 10 and 11 और सूर्य की राशि 5। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू है। पाराशर जी कुछ और कहते हैं और प्रश्न शास्त्र में आगे चल के ताजिक में इसको बदल दिया गया। यहाँ पर हम ताजिक भी पढ़ेंगे आगे चल के, ये ध्यान रखना। ताजिक के कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ेंगे।
अब आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ साइन ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज मोर एक्सेप्टेबल। अब देखिए स्ट्रेंथ का एक और तरीका है, कुछ राशियां दिन में बली होती हैं और कुछ राशियां रात्रि में बली होती हैं। अब कहोगे दिन में बली रात्रि बली ये क्या चीज़ आ गई? देखिए उल्लू रात में काम करता है, रात्रि बली हो गया। जो आपकी बैट्स होती है, चमगादड़ होती है, वो रात्रि में इधर उधर घूमती है, दिन में वो एक जगह पड़ी रहती है। और जितने भी आपका निशाचर जो होते हैं, राक्षस भी जिन्हें बोलते हैं, वो रात्रि में बली हो जाते हैं। और जो आपकी देवीय शक्ति हैं वो दिन में बली होती हैं, सूर्य से रोशनी लेती हैं, सूर्य से वो गाइड होती हैं। रात की जो चीज़ें हैं वो शनि से गाइड होती हैं, ऐसा मानकर चलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखें कि रात्रि में यदि आपका कोई भी काम हो रहा है तो रात्रि वाली राशियों की इंपॉर्टेंस होती है। बर्थ टाइम रेक्टिफाई भी करते हैं। आपको किसी का बर्थ टाइम में लग्न में यदि आपको डाउट हो रहा है कि इसकी क्या लग्न होगी, तो लग्न जनरली एक इवन होती है, एक ऑड होती है। आपको यदि रात्रि या दिन बली लग्न मालूम है तो रात्रि में जन्म होता है तो हम जनरली रात्रि बली लग्न को प्रेफर करते हैं, और दिन में जन्म होता है तो दिवावली या दिन में जो बली होती हैं उनको प्रेफर करते हैं। तो रात्रि बली राशियों का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चंद्रमा के दोस्त हैं सब, ये राशियां कैसे हैं, चंद्रमा की दोस्त है। मैं आपको लर्न कराने के यहाँ पे ट्राई करूंगा। रात्रि बली राशियां और दिवावली राशियां ये चंद्रमा की मित्र हैं। कैसे है चंद्रमा की मित्र? चंद्रमा की राशि 4 है, उससे उल्टे चलते चले जाइए। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3, 2, 1, ये 4 राशियां चंद्रमा की आती हैं। और इसके बाद आपकी सूर्य से 4 राशियां ले लो आप, ये आपकी दिवावली होंगी, क्योंकि रात में चंद्रमा स्ट्रांग होता है, दिन में सूर्य स्ट्रांग होता है। तो 5, 6, 7, 8 है। एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर, हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से। तो ये चंद्रमा के ग्रुप को बिलोंग करती हैं जो रात्रि बली है। रात्रि में चंद्रमा बली होता है और दिन में आपका सूर्य बली होता है। यदि इनको मैं ऐसे लिख दूं ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं आपको लिख के बताता हूँ 1 मिनट, क्योंकि आपको याद रखने में आसानी रहेगी। ये सब क्योंकि याद भी रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं केवल बता रहा हूं, उतने भर से काम चल जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं आपका 1, 2, 3, 4, ये आपकी राशियां होगी। इसकी 8, 7, 6, 4 तो अलग हो ही गई। इसके बाद आपका, तो हम क्या करते हैं, देखिए चंद्रमा की राशि है 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, ये आपकी सूर्य की राशियां होगी। सूर्य के साथ ये इस ग्रुप की राशि आती है। तो ये आपका 1, 2, 3, 4 चंद्रमा के साथ आती है, 5, 6, 7, 8 सूर्य के साथ आती हैं। तो जो सूर्य के साथ राशियां हैं वो दिन में बली होती हैं, और जो चंद्रमा के साथ राशियां हैं वो रात्रि में बली होती हैं। इसके बाद जुपिटर और शनि की राशियों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जुपिटर की एक राशि यहाँ पे ले लेनी है 9, और शनि की एक राशि यहाँ पे ले लेनी है 10। जुपिटर की बाकी जो राशियां बची आपकी 12, और शनि की राशि 11 वो इनके साथ आ जाती है। अब जैसे भी आप याद रखना चाहो उसको याद रख सकते हो। ये जो राशियां होती हैं ये चंद्रमा के ग्रुप को बिलोंग करती हैं, ये राशियां होती हैं आपके सूर्य के ग्रुप को बिलोंग करती हैं। तो जो राशियां सूर्य के ग्रुप को बिलोंग करती हैं उन्हें हम दिवावली बोलते हैं, जो चंद्रमा के ग्रुप को बिलोंग करती हैं उन्हें हम रात्रि बली बोलते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन है। रात्रि बली साइंस आर गवर्नड बाई मून एंड दिवावली साइंस आर गवर्नड बाई सन। द साइंस यहाँ पर ये ठीक से दिया हुआ है, देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 9, 10 ये हो गए आपके, 5, 6, 7, 8, 11, 12 आपके सोलर साइन हो गए। इनको हम मून साइन बोलते हैं। तो जो मून साइन है वो रात्रि में बली होते हैं। आपको मालूम ही है रात्रि में चंद्रमा का राज होता है और दिन में सूर्य का राज होता है। इसके बाद आती है ये सारी क्वालिटीज। आपको पता है कि जो ये एलिमेंट है, एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पर। किस एलिमेंट की कौन सी राशि है बड़ा काम आएगी, कि कोई चीज़ चोरी हुई, वो आपकी सोना चांदी था, या वो कोई आपके मनी थी, लिक्विड मनी थी, या आपके घर का कोई और सामान था, ये सब यहाँ से पता चलेगा आपको एलिमेंट को देखकर। तो इनहेरेंट क्वालिटीज जो होती हैं, फायरी साइन जो होते हैं, आपके फायर तत्व की राशियाँ जो होती हैं, अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं 1, 5, 9 होती हैं। इसके बाद आपके अर्थ तत्व की राशियाँ होती हैं 2, 6, 10। फिर जो वायु तत्व की राशियाँ एयरी साइन बोलते हैं
वो आपकी 3, 7, 11 है। वाटर तत्व की राशियां जो होती हैं वो 4, 8, 12 है। अब और एक क्लासिफिकेशन यही बता देता हूँ, ये जो 159 राशियां हैं इन्हें क्षत्रिय भी बोलते हैं। सपोज चोर है और वो 1 राशि आ रही है तो वो क्षत्रिय होगा, ऐसा बोलेंगे। 2, 6, 10 जो राशियां हैं इन्हें हम वैश्य भी बोलते हैं। 2, 6, 10 आ गया तो वो पर्सन कौन होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, ये हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में। 3, 7, 11 शूद्र को रिप्रेजेंट करता है। 4, 8, 12 है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ब्राह्मण को। तो ये वर्ण है एक्चुअली, कास्ट से नहीं मतलब है, ब्राह्मण। 4, 8, 12 आ गया तो हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति होगा जो पढ़ाता लिखाता होगा। 3, 7, 11 का मतलब ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका नौकर है घर का। 2, 6, 10 का मतलब जो साहूकार है उसने काम किया होगा। 159 का मतलब क्षत्रिय होगा, डाकू होगा, जो हथियार वगैरह चलाता होगा, या कोई फौज में होगा या पुलिस का आदमी होगा, उसने इस तरीके का काम किया होगा। ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए। मैं साथ साथ यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन को रिलेटेड। ये सब आपने लिखने हैं तभी याद होंगे, बगैर लिखे हुए याद नहीं होंगे। आपको अधिकतर याद होंगे मगर कुछ कुछ किसी को भी याद नहीं होंगे, पक्की बात है। तीसरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चोर किस डायरेक्शन में गया होगा, आपके घर का व्यक्ति किस डायरेक्शन में खोया होगा, वो किस डायरेक्शन में अभी प्रेजेंट है, ऐसे सभी प्रश्न आएंगे आपसे जब भी कोई काम होगा किसी के साथ। किसी का घर का कोई आदमी खो गया है या कोई सामान खो गया है तो ये पूछा जाएगा किस दिशा के अंदर होगा। तो आपको राशियों की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पर देखिए जो 159 है ये ईस्ट या पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। आगे मैंने लिखा होगा पर बता मैं यहीं पर हूँ। 2, 6, 10 जो राशियां हैं ये आपका दक्षिण या साउथ दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। 3, 7, 11 जो है ये आपकी वेस्ट या पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। एंड 4, 8, 12 आपकी नॉर्थ या उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन राशियों की दिशा भी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके का क्लासिफिकेशन कर दिया। ये फायर या अग्नि तत्व की राशि है, साथ में क्षत्रिय है, साथ में पूर्व दिशा या ईस्ट दिशा को रिप्रेजेंट करती है। 2, 6, 10 आपका अर्थ या पृथ्वी तत्व की राशि है, ये आपका साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वैश्य को रिप्रेजेंट करती है, बनिए या साहूकार को। 3, 7, 11 है, ये आपकी वायु तत्व की राशियां हैं। इसके अलावा 3, 7, 11 वेस्ट या पश्चिम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ण में शूद्र वर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। 4, 8, 12 जो राशियां हैं ये आपका वायु तत्व की राशियां हैं, वो सॉरी वाटर या जल तत्व की राशियां हैं, ये आपकी उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं। और वर्ण में ब्राह्मण वर्ण को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद फिर इनको मेल और फीमेल से क्लासिफाई किया हुआ है। जो ऑड साइन है वो मेल है और इवन साइन है फीमेल है। इन सब की इंपॉर्टेंस होगी। चोर मेल था क्या, चोर फीमेल थी क्या, कौन व्यक्ति लेके गया है, किस तरीके किसने सहायता की होगी, कितने चोर होंगे, 5 चोर होंगे उसमें एक मेल होगा, 4 मेल होंगे, एक फीमेल होगी, ये सभी देख के हम बताएंगे। यहाँ पर ये मैंने ये बता दिया। इसके बाद आता है मूवेबल, इमूवेबल, वो सॉरी फिक्स और आपका द्विस्वभाव डुअल साइन। ये आप सबको पता है, सब तरह की एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा। आपको देखना पड़ेगा चोरी हुआ सामान, और यदि सपोज मूवेबल साइन आ रहा है लग्न में, हम कहेंगे कि वो बहुत दूर जा चुका है, ऐसे आंसर करेंगे। मूवेबल साइन की इंपॉर्टेंस होगी। आपकी लग्न में मूवेबल साइन है, इन सबको अलग से पढ़ाऊंगा मैं, केवल यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। लग्न में मूवेबल है, इसका मतलब आपकी स्थिति बदलेगी। आपसे कोई आया कि प्रश्न पूछा कि मरीज ठीक होगा, मूवेबल साइन है लग्न में, आपका आंसर होगा हाँ। मरीज मर जाएगा, मूवेबल साइन लग्न में, आपको हो गया हाँ। मतलब जैसी उसकी स्थिति है वो बदल जाएगी। मगर फिक्स साइन आ गया 2, 5, 8, 11 तो स्थिति में बदलाव नहीं होगा। मरीज आईसीयू में, आपको हो गया क्या, ठीक हो गया क्या, या अभी वो होगा, आपको हो गया नहीं अभी नहीं होगा, आईसीयू में ही रहने वाला है। बीमारी ठीक होगी क्या, आपको हो गया नहीं होगी। मगर मूवेबल साइन था लग्न में तो आपने क्या कहा कि जो अभी स्थिति है उसमें बदलाव हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, वो बाद की बात है मगर हो जाएगा। डुअल साइन में हमें देखना पड़ेगा जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं 3, 6, 9, 12, इनके बारे में क्या होता है कि आपकी इसको मैं एक कुंडली में लगाकर बताता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट रुकिए, मैंने पीडीएफ में लिखा होगा तो इनको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। चलो नहीं लिखा है, एक मैं कुंडली बना के आपको बताता हूँ।
ये देखिए, ये मैंने एक वो बना रखा है इसके अंदर, ये 1 साइन मूवेबल है, इसके बाद आपका 4 साइन मूवेबल है, 7 साइन मूवेबल है, 10 साइन मूवेबल है, ये 4 साइन मूवेबल है। इसके बाद 2 आपका आता है, वो आपका स्थिर है, फिर 5 स्थिर है, 8 स्थिर है और 11 स्थिर है, ये आपके स्थिर हैं। इसके बाद जो 3 आता है ये द्विस्वभाव राशि, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम इसको प्रश्न में कैसे यूज करेंगे द्विस्वभाव राशि को, इसका डुअल नेचर है। जैसा आपका चोर कहाँ गया लगने के अंदर 1 साइन आ रहा है तो हम आंसर करेंगे भाग गया, बहुत दूर गया, आसपास नहीं है। स्थिर राशि है तो कहेंगे घर में ही डूबा पड़ा है या घर का ही आदमी है, आस पड़ोस का आदमी है, ज्यादा दूर गया नहीं है चोर। मगर द्विस्वभाव राशि हो गई तो अब आपको बताना पड़ेगा कि वो थोड़ा दूर तो निकला है, मगर कितना दूर निकला है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि द्विस्वभाव राशि की जब 0 से 15 डिग्री होती है वो आपका स्थिर राशि के नजदीक होती है। द्विस्वभाव राशि की 0 से 15 डिग्री है तो वो किसके नजदीक है, स्थिर राशि के। 3 साइन है और इधर स्थिर राशि आ रहा है 0 से 15, और 15 से 30 है तो वो आपका मूवेबल साइन के नजदीक हो जाएगा। तो जब भी द्विस्वभाव राशि की डिग्रीज आपकी 15 से 13 होंगी तो उसका करेक्टर मूवेबल से मैच करना शुरू कर जाएगा, और जब भी उसकी डिग्रीज 0 से 15 होंगी तो वो आपका स्थिर राशि की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा। तो आपको हमेशा द्विस्वभाव राशि के बारे में जानना है तो उसकी डिग्रीज को आपको यूटिलाइज यहाँ पर करना पड़ेगा, इससे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पढ़ने को तो मैं आपको भी दे सकता था, पर मैं अपने सामने निकालना चाहता हूँ जिससे मुझे पता हो कि भाई मैंने आपको बता दिया है और आपको अब ये पता हो गई। क्योंकि आप अपने आप में बहुत सारे लोग पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं क्लास में ये बता रहा हूँ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिशाओं को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो फायर साइन की है उनकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, और जो आपकी स्थिर है उनकी साउथ होती है, ये वेस्ट। और ये मैं यहाँ पर उनकी कास्ट भी ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि 159 क्षत्रिय होता है, 2610 आपका वैश्य होता है, 3711 शूद्र होता है और 4812 ब्राह्मण होता है। रेडियंस और ग्लो, अब देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो जनरली कहीं नहीं यूज़ करते हम। इसमें रेडियंस और ग्लो की भी इंपॉर्टेंस होगी। आपका मूक प्रश्न आ गया कैसा सामान चोरी हुआ है, ये हम देखेंगे कि उसमें जो सामान चोरी हुआ है इसमें रेडियंस है या नहीं है, ग्लो है या नहीं है। आपके पास आएगा, आपने सुना होगा कि उसने जाते ही बता दिया था कि आपकी ये चीज़ चोरी हुई है, तो आप भी जाते ही इस तरीके से बताओगे कि जो साइन है वो शाइनिंग जो साइन है, जो चमकते हैं, और जो लश्कर लेस हैं जो चमकते नहीं है, इन साइनों का यहाँ पर है ये 3 4 7 8 11 12। ये साइन जो है आपके, ये आपका शाइनिंग साइन माने जाते हैं। 3 आपका मरकरी की राशि है, 4 मून की है, 7 आपकी शुक्र की राशि है, तो यहाँ पे 3 4 लगातार है, 5 6 हटा दिया। इसके बाद 8 आपकी राशि मार्स की है, 11 12 यहाँ पर राशि है, सबकी एक एक राशियाँ पकड़ी हुई है इसने। ठीक है, मार्स की एक राशि पकड़ी हुई है, और इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, केवल बुध के अलावा बाकी की हायर वाली राशि पकड़ लीजिए बस। और चंद्रमा चमकता है, सूर्य भी चमकता है, मगर सूर्य की चमक को आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर याद रखने का तरीका यह है, शाइनिंग राशियाँ कौन सी है, एक मरकरी की 3 है 6 की बजाय, चंद्रमा शाइनिंग माना जाएगा, बाकी सभी की हायर वाली राशियाँ आ जाएंगी। जैसे मार्स की 2 राशियाँ होती है 1 और 8, तो 8 तो उसकी मानी जाएगी शाइनिंग, 1 नॉन शाइनिंग। बुध की 2 राशियाँ होती हैं 2 और 7, 7 मानी जाएगी शाइनिंग, 2 मानी जाएगी नॉन शाइनिंग। शनि की 2 राशियाँ होती हैं 10 और 11, तो 10 मानी जाएगी नॉन शाइनिंग डल, और 11 मानी जाएगी शाइनिंग। अब कौन सी वस्तु आपकी किस तरीके की चोरी हुई है वो इससे हम आगे डिसाइड करेंगे। इसके बाद आता है क्वालिटीज, गुण, किस तरीके की क्वालिटीज है आपकी। जैसे प्लेनेट को भी क्वालिटीज में डिवाइड किया हुआ है, 3 तरीके के तत्व होते हैं, जो वास्तु पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक का मतलब होता है, तामसी जो आदमी होता है उसे मतलब होता है मैं खा लूँ पी लूँ बाकी दुनिया जा भाड़ में। राजसिक का ये होता है कि उसकी विश होती है मगर वो ऐसा नहीं करता, और लोगों का भी ख्याल रखता है। और सात्विक ये होता है कि वो जो इस दुनियादारी से दूर रहने की कोशिश करता है और पूरी तरीके से वो नियमों पर चलता है, नैतिकता पर चलने वाला इंसान होता है, वो सात्विक होता है। अब सात्विक राशियाँ कौन सी हैं ये भी ध्यान रखनी है कि वो व्यक्ति जो था, चोर था, सपोज मैं चोर का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, जनरली वो सात्विक था। अब आप कहोगे सात्विक चोर कैसे हो सकता है, मजबूरी में तो हो ही सकता है। राजसिक था या तामसिक था, तो तामसिक होगा तो उससे उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो खतरनाक होगा आदमी।
बच के रहना, आपको किसी ने पकड़ लिया है, किसी के साथ में आप रह रहे हो, जैसे खो गए हो, अब आपको देखना है कि साथी कौन है, किसके पास है, आप खो के कहीं कहीं तो गए होगे, तो अब पता चला कि किसी सात्विक व्यक्ति के पास है, तो हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर कह देंगे बच के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही जगह पर पहुंच चुका है। मगर किसी तामसिक व्यक्ति के पास आ गया तो हम कहेंगे भाई घबराहट की बात है, वो तो उसमें थोड़ा बहुत सामान है, उसके चक्कर में उसका मर्डर भी कर सकता है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जो 3 सात्विक प्लेनेट भी यही है, ध्यान रखना, दोनों आपके रॉयल प्लेनेट और जुपिटर, सन, मून और जुपिटर, तो इनकी राशियां सात्विक मानी जाती हैं। दोनों रॉयल प्लेनेट है, मून आपका रॉयल प्लेनेट है, हमें जिंदगी सूर्य और चंद्रमा देते हैं, और जुपिटर देवगुरु माने गए हैं। इन तीनों प्लेनेट को, जो आपके अनकंडीशनल शुभ ग्रह है, देवता, ये देवता के पार्ट है, देखिए चंद्रमा देवता है, सूर्य देवता है, और आपका जुपिटर भी, ये वैसे देवता है, बाकी को तो हम मान लेते हैं, मंगल को भी देवता मान लेते हैं, मगर वो एक्चुअल में देवता यही है कि आपका सन इज एक्चुअल, जो हर देवताओं में आते हैं, आपके आदित्य देवता होता है, चंद्रमा देवता होता है, सूर्य वो है जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, सूर्य वंश में, चंद्रमा में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, और जुपिटर देवताओं के गुरु हैं। तो इन तीनों की जो राशियां हैं वो सात्विक होती हैं, और राशिक राशियां होती हैं शुक्र और मरकरी की। शुक्र आपको पता है लग्जरी का कारक है, तो वो राशिक राशि है उसकी, और मरकरी ये भी शुभ ग्रह हैं अलग ही दोनों, तो इसकी राशियां जो होता है ट्रेड वगैरह का कारक है, तो वो व्यक्ति जो राशिक होता है वो ये करता है कि अपना काम धंधा करके थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके, मगर वो बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं होता है, मान के चले। और इसके बाद तामसिक जो राशियां हो जाएंगी वो मार्स और शनि की राशियां होती हैं, इसीलिए इन दोनों ग्रहों को भी हम तामसिक मानकर चलते हैं। जब भी इनकी दृष्टि वगैरह होती है, ट्रांजिट वगैरह होता है, तो घबराहट पैदा कर देते हैं, तो ये इनकी राशियां हैं, इस तरीके से हम कहेंगे। अब देखिए अपेयरेंस, रफ अपीयरेंस और स्मूथ अपीयरेंस, इसकी भी इंपॉर्टेंस होगी। सामान जो चोरी हुआ, किस हथियार से मारा, किस हथियार से काटा, एक तो होगा रफ अपीयरेंस, कुल्हाड़ी एक तो होगा रफ का मतलब क्या, हथौड़े से मार दिया जी, किसी रॉड से मार दिया, वो रफ अपीयरेंस हो गया। जैसे कोई क्राइम हो गया और आपके पास आके पूछता है, कोई मर्डर हो गया कि, तो हम एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकते हैं, यदि हमें पूरी तरीके से नॉलेज है कि कैसा हथियार रहा होगा उस व्यक्ति के पास, या सामान चोरी हुआ है वो कैसा होगा। स्मूथ अपीयरेंस का मतलब हो गया किसी नाइफ वगैरह से काटा होगा, किसी स्वॉर्ड से या तलवार से काटा होगा, ऐसा हम कहेंगे। तो रफ अपीयरेंस ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो की वही यहाँ पर राशि है। जो रफ जो होगा ये है आपका 1 2 5 6 9 10, और जो स्मूथ अपीयरेंस होगा वो होगा 3 4 7 8 11 12। अब इसमें देखिए सिंपल सी बात है, वो का वही कॉम्बिनेशन है जो ऊपर था, शाइनिंग और लस्टरलेस, कोई डिफरेंस नहीं है। जो रफ होगा वो लस्टरलेस होगा, और जो शाइनिंग होगा वो स्मूथ होगा, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। शाइनिंग का मतलब वो स्मूथ अपीयरेंस होगी उसकी, और आपका लस्टरलेस का मतलब रफ अपीयरेंस होगी, ऐसे हम याद करेंगे। बेस्ड ऑन फिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ह्यूमन साइन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि किसी प्रश्न की कुंडली में, ये मैं कॉम्बिनेशन ऐसे ही बताता जा रहा हूँ, आप चाहें तो एक कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, हालांकि आगे जब मैं लिखूंगा वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, पर भी आप ये नोट कर सकते हैं, जो मैं बीच बीच में पॉइंट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की प्रश्न कुंडली बनाई, वो आपका सवाल लेकर आया, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। यदि ह्यूमन साइन या बाइपैड साइन के अंदर बेनिफिक प्लेनेट बैठे हों, तो ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है उस काम के होने का। बाइपैड साइन वो होते हैं, वो राशियां जिनमें 2 पैर होते हैं, उन्हें ह्यूमन साइन भी हम बोलते हैं। तो ह्यूमन साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रश्न कुंडली के अंदर। यदि ह्यूमन साइन के अंदर यदि आपके बेनिफिक प्लेनेट जाकर बैठ जाए बाइपैड साइन के अंदर, तो आपके प्रश्न का आंसर यस होगा। दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। और भी चीजें हम देखेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन होगा। तो देखिए बाइपैड का मतलब 2 फीट, तो 2 फीट में आप राशियों की नेचर जानिए। एरीज, एरीज क्या होता है, रैम या मेंढा होता है, उसके 4 पैर होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका टॉरस, वो बुल जैसा होता है, उसके भी 4 पैर होते हैं। तीसरा जिसे हम बोलते हैं मिथुन, उसमें लड़कियां हैं, वो आपका उसके अंदर 2 पैर होते हैं, बाइपैड राशियां होगी। 4 आपका केकड़ा होता है, क्रैब, तो वो उसमें तो कोई वो नहीं होते 2 पैर। 5 आपका लायन होता है, उसके अंदर 4 पैर होते हैं। 6 कन्या राशि है, तो देखिए वो बाइपैड है। 7 आपने देखा एक तराजू होता है, एक लड़कियां होती है तराजू लेकर, उसके भी 2 पैर होते हैं, 7 है। इसके बाद फर्स्ट हाफ ऑफ 9 जो सेजिटेरियस है, आपको पता है कि वो धनु में क्या है, एक धनु लेकर खड़ा होता है घोड़े के ऊपर, तो जो ऊपर का पोर्शन होता है वो उसका 2 पैर वाला होता है, इसलिए फर्स्ट हाफ ऑफ द 9, 0 से 15 डिग्री यदि 9 साइन में है
तो वो बाईपैड होगा। 11 है साइन आपका सेकंड हाफ होता है बेसिकली 11 में। तो ये सारे फर्स्ट हाफ ऑफ 9 एंड 11 इसने दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग ऑफ लगना व्हेन एनी ऑफ दीज साइन आर इन लगना, ये एक्चुअली इनमें से कोई भी साइन लग्न में हो उसे भी अच्छा माना जाता है। और आप ध्यान से दोगे तो ये सारे के सारे 9 के छोड़ के वही हैं, पृष्ठोदय लगना है ये सब। 3, 6, 7 और 11 जो मैंने वो सॉरी शीर्षोदय लगना है जो मैंने अभी आपको बताई थी वही है। मगर यहाँ पर जो मैं कॉम्बिनेशन आगे बताऊंगा इनके अंदर यदि आपका बेनिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो इट वुड बी गुड। फिर आता है 4 फीट। तो 4 फीट आपको मालूम ही है, देखिए 1 साइन अभी मैंने डिस्कस किया था 4 फीट होते हैं, 2 साइन के भी 4 फीट होते हैं। अब देखिए इनको इनकी क्या जरूरत पड़ेगी आपको, जी इनकी भी क्या जरूरत है। चोर घोड़े पे भागा था, चोर कार से भागा था। आज के ज़माने में बाईपैड का मतलब चोर कार से भागा है, स्कूटर से भागा है, पैदल चल के गया है, साइकिल से गया है, तो बाईपैड का रोल हो गया। और चोर आपका 4 व्हीलर में आया है, ट्रक से गया है, तो वो आपका क्या होगा, क्वाड्रपैड का रोल हो जाएगा। उसके अंदर 1 to 5 राशियाँ, ये आपको मालूम है 1 to 5 4 पैर होते हैं सभी के। एंड सेकेंड हाफ ऑफ 9 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 10। फर्स्ट कैप्रिकॉन का फर्स्ट हाफ ये होगा आपका। फर्दर रेप्टाइल्स मैनीफीट। मैनीफीट कैसे भगेगा वो आपका बस से जाएगा, ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। चोर कैसे भागा है, आपका कोई जो रिलेटिव है वो गायब हो गया, किसी का बेटा खो गया, तो बेटे को यदि किडनैपर्स लेके गए हैं तो किस चीज़ से लेके गए हैं, वो बस से गए हैं, स्कूटर से गए हैं, या किस चीज़ से लेके गए हैं, वो अपना आप घर से भाग गया तो किस चीज़ में बैठ के गया है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। रेप्टाइल का मतलब मैनीफीट। तो आपका 4 हो गया। सेकेंड हाफ ऑफ द 10 साइन भी रेप्टाइल होता है, आपका मकर होता है वो। 12 वो आपका एक्चुअली एक्वेटिक होता है 12। कीट राशि भी मानते हैं इसको पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसेस को कीट राशि मानते हैं। 8 इज एक्चुअली स्कॉर्पियो साइन एंड 12 आपका 8 को हम कीट बोलते हैं, 8 को ही बोलते हैं कीट, नॉट 12। और उसको 12 साइन को एक्चुअली एक्वेटिक राशि बोलते हैं, वोटरी राशि है 12 साइन। तो यहाँ पे आपका सेकेंड हाफ ऑफ द 10 हो गया, मकर राशि का दूसरा हाफ। इसके अलावा हम 8 साइन को कीट राशि बोलते हैं, बाकी इनको रेप्टाइल्स में भी काउंट कर लेते हैं। और पाइसेस आपको पता है कि वो आपकी एक्वेटिक राशि है, क्योंकि वो उसके अंदर जो फिश है वो एक्वेटिक एनिमल है, तो उस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब यहाँ पर जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये यूज़ बताता जा रहा हूँ कि बेसिकली आपको क्यों याद रखना है ना। आप सोचेंगे बार बार इतनी सारी चीज़ें मैं बताई जा रहा हूँ, उसका रीज़न है सभी चीज़ें तक पता नहीं होंगी तो आप प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न में आपके पास ऐसे नहीं आ जाएगा आदमी, वो 1 to 1 मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा। वो जैसे ही एक किसी का सामान खो गया, तो सामान खो गया तो उसका पहला तो प्रश्न ही हो गया चोरी हुआ है या खोया है। दूसरा प्रश्न ही हो गया चोर का घर का आदमी होगा बाहर का आदमी होगा। तीसरा यदि बाहर का आदमी होगा तो कितने चोर होंगे, कौन होगा, मिलने जुलने वाला होगा या कोई बिल्कुल ही ऐसा होगा, घर का नौकर होगा या कोई गुंडा बदमाश होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर वो भागा है तो किस दिशा में गया है, कैसे गया है, ये सारी चीज़ें जैसे पुलिस पूछती है, वो सभी प्रश्नों का आंसर आपको वो पुलिस की तरह ही पूछेगा जो व्यक्ति आपके पास आएगा, और सभी प्रश्नों का आंसर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर एफिनिटी विद वीमेन इसका है, स्केयर एफिनिटी होती है इन साइनों की 1, 5, 6, 7, 9, 10। ज़्यादा एफिनिटी नहीं होती वीमेन से। 1 आपका मार्स की राशि है, गुस्से वाला होगा, एरीज वाला। 5 भी उस तरीके की राशि है, राजशाही। 6 आपकी मरकरी की राशि है तो वो ज़्यादा नहीं होता। वीनस की जो 7 साइन है आपका 9 जुपिटर की राशि है और 10 शनि की राशि है। जनरली जो ज़्यादा एफिनिटी होगी वोटरी साइन की होगी, ध्यान रखना, बाकी की लेस एफिनिटी होगी। वोटरी साइन जब होगा 4, 8, 12 तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है विद द वीमेन। नेचर, अब देखिए नेचर हम देखेंगे। अब आप ये इसको आप जनरल एस्ट्रोलॉजी में भी यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी कुंडलियों पे देख लेना, अपने घर वालों की कुंडलियों पर देख लेना। तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है, इतने ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन है राशियों के कि आप एक व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली राशि के बेस पे बता सकते हैं, उसकी लग्न में कौन सी राशि है इसके बेस पे काफ़ी कुछ बता सकते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं। देखिए इंपीरियस एंड अथॉरिटेटिव पर्सन में अथॉरिटी होगी या नहीं होगी यदि उसकी जो राशियाँ ये होती हैं 1, 2, 3, 6, 7। फिलोसफिक एंड फिलंथ्रोपिक 4, 5, 9, 12। 4, 5, 9, 12 को जान रहे हो, ये आपकी अभी हमने सात्विक राशियां जो बताई थी वो है ये ऊपर जो लिखे ना 1, 2, 3, 6, 7, इसमें आप केवल 1 को हटा दो तो ये वो है आपकी
राशिक राशियां और असर्टिव एंड एनर्जेटिक 8 में बहुत ज़्यादा असर्सन होता है। जिसकी 8 लगने हैं वो व्यक्ति क्या होता है, स्कॉर्पियो लगने वाला, वो ज़्यादातर चीज़ें छुपा के बैठ जाता है, बताएगा नहीं, मन में उसके चलती रहेगी, जब पॉजिटिव वे में भी नहीं बताएगा, नेगेटिव वे में भी नहीं बताएगा, पेट में पचा लेता है वो बातें। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि महिलाओं के पेट में बातें नहीं पचती, ये श्राप था एक्चुअली श्री कृष्ण का। महिलाओं के पेट में बातें वो नहीं पचती, ऐसा वो युधिष्ठिर का श्राप था। हुआ क्या था कि जब कर्ण का इन्होंने, अर्जुन ने मार दिया था, तो वो बहुत रोई, कुंती रोई, तो उन्होंने पूछा पांडवों ने कि ये क्या बात हुई, तुम क्यों रो रहे हो, आपने दुश्मन को मारा है। तो उसने कहा कि भाई वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था और मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, तो वो सब सकते में रह गए सारे के सारे। युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, हमें भाई हत्या का अपराध लग गया, अपने भाई को हमने मार दिया, अब तुम बता रहे हो जब हमने उन्हें मार दिया है तो हमें भाई हत्या का अपराध लगा है, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ आज के बाद, कोई भी जो महिला होगी वो अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी, जिससे कि ऐसी चीज़ से हम बच पाते। यदि तुम पहले ही बता देती तो, इसलिए तब से कहा जाता है, ये वैसे मजाक वाली बात है, ये किदवंती है कि उसके बाद से क्या होता है कि महिलाएं अपनी बात कहीं ना कहीं किसी न किसी को उगल देती हैं या बता देती हैं, तो ये मजाक की बात है सिंपली। तो मगर जिनका 8 साइन होता है वो असर्टिव एंड एनर्जेटिक होते हैं बहुत ज़्यादा। 10 एंड 11 लेजी होते हैं, मतलब सिंपली आपके सैटर्न की राशियाँ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी का मतलब मार्स की राशि होगी, और जो लेस एनर्जिक हैं वो आपकी इसकी राशियाँ होंगी, सैटर्न की राशियाँ होंगी। साइन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट और लुक्स। अब ये भी देखिए, आप सोचोगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चोरी वगैरह में आज के समय पर हालांकि उसकी कोई वो नहीं होती कि चोर कहाँ से आया, छत से आया, नीचे से तोड़ कर आया, दरवाजा खोल कर आया, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें आता है अपवर्ड लुकिंग, साइन बेस्ड ऑन एस्पेक्ट और लुक्स। ऊपर की तरफ जो देखेगा वो होगा साइंस लेफ्ट बिहाइंड बाई सन इन इट्स ट्राइन। सूर्य के त्रिकोण में जो भी साइन होंगे कुंडली के अंदर, सूर्य के त्रिकोण में, वो आपके माने जाएंगे अपवर्ड लुकिंग। डाउनवर्ड लुकिंग होंगे साइन ऑक्यूपाइड बाई सन एंड इट्स ट्राइन। जो आपके सूर्य और इसके त्रिकोण में जो भी साइन आते हैं वो होंगे आपके डाउनवर्ड लुकिंग, और साइडवेज लुकिंग होंगे साइन टू बी ऑक्यूपाइड बाई सन एंड इट्स ट्राइन। थर्ड वन फॉरवर्ड लुकिंग होंगे साइन थर्ड फ्रॉम सन एंड इट्स ट्राइन्स। जो साइन का जो सूर्य है उससे तीसरे जगह से ट्राइन के साइंस को देख लीजिएगा। मैं इसको एंड में आपको बता दूंगा, अभी चार्ट लगाना पड़ेगा पर मैं बता दूंगा अभी इसको। इसके बाद होता है असेंसन। असेंसन का मतलब क्या होता है, इससे कद काठी बताएंगे हम। जो चोर होगा उसकी कद काठी बताएंगे, किडनैपर की कद काठी बताएंगे, दुश्मन की कद काठी बताएंगे कि वो हाइट कैसी है। तो राशियों का असेंसन होता है। जो पूर्व दिशाओं पर राशि राइज होती है तो वो जनरल एवरेज टाइम होता है 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए राशियों को राइज होना चाहिए। मगर कुछ राशियां उससे ज़्यादा समय लेती हैं राइज होने में, और कुछ राशियां कम समय लेती हैं, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंसन। ये टाइम ऑफ असेंसन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बदल जाता है। जो राशियां उत्तरी गोलार्ध में मोर उसकी होती हैं, लॉन्ग असेंसन की होती हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, वो राशियां दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर में कम टाइम लेती हैं। तो इसकी भी इंपॉर्टेंस होती है, कौन सी राशि है उसके बेस पर हम जो चोर होगा, किडनैपर होगा, क्रिमिनल होगा, उसका फिजिकल वो देखकर हम बता पाएंगे कि वो लंबा होगा, छोटा होगा, किस तरीके का होगा। तो मैं ये यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में हम नहीं रह रहे, तो ये उलट जाते हैं वहाँ पर। शॉर्ट असेंसन का मतलब जो कम समय के लिए राइज होती हैं वो है राशियाँ 1, 6, 7, 12। लॉन्ग असेंसन की राशियाँ हैं 3, 4, 9, 10, और मीडियम असेंसन की राशियाँ हैं 2, 5, 8, 11। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, देखिए मैं याद रखने का तरीका बता देता हूँ। आप लिखिए शॉर्ट असेंसन, मीडियम असेंसन एंड लॉन्ग असेंसन, और ऊपर से 1, 2, 3,
फिर लिखिए 4 5 6, फिर लिखिए 7 8 9, फिर लिखिए 10 11 12। तो ऊपर से 1 2 3 लिखेंगे, फिर नीचे से ही 4 5 6 शुरू करेंगे, फिर 7 8 9 शुरू करेंगे, 10 11 12 शुरू करेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सी राशियां शॉर्ट असेंशन की है, कौन सी राशियां लॉन्ग असेंशन की है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब भी हम क्वालिटी मतलब किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे। जनरली पर्सन को हमको डिस्क्राइब करना पड़ता है किस तरीके का चोर होगा। आपके घर से सोने का हार चोरी हो गया, अब वो पूछने आएगा कौन था, मैं कहूँगा आपके घर का आदमी था। औरत थी, आदमी था, मैं कहूँगा जी आदमी था। लंबा था, छोटा था, हम कहेंगे ऐसा था। बिल्ट कैसी थी उसकी, ऐसी थी। कैसा था, एनर्जेटिक था, डल सा था, देखने में डल सा था। 10 11 साइन आ रहे हैं, डल था जी वो तो। लंबा भी था, बहुत एनर्जेटिक नहीं था, क्योंकि 10 11 साइन आ रहे हैं। अब उसके घर वालों को पता चल जाएगा लंबा कौन है, कम एनर्जेटिक कौन है, छोटा कौन है। यदि मैं बताता तो उनके घर वालों को पता चल जाएगा कि हमारे घर में कौन कौन किस किस की एंट्री है। अब उनका कंफर्म हो जाएगा कि ये पर्सन हो सकता है, पहले से ही शक होगा उनको, और उसके बाद वो कंफर्म हो जाएगा पंडित जी से पूछते ही। तो पंडित जी इस तरीके से चमत्कार करते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये हम यूटिलाइज करेंगे, आपने याद रखना है। जो याद नहीं रखेगा उसको यूटिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राशियों का। इनको क्लासीफाई किया हुआ है मेटेरियल के बेस पर। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थेफ्ट वगैरह में ये यूज होगा आपका कि किस तरीके का सामान चोरी हुआ है। सामान को भी क्लासीफाई करूंगा अभी मैं, कि आपका सामान हो सकता है धातु मेटल का, सामान हो सकता है मूल वेजिटेबल से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड। जी मीन्स आपके प्राण से रिलेटेड, व्यक्ति से रिलेटेड। इस तरीके की घटनाएं घटित हो सकती हैं घर के अंदर, चोरी भी हुई और किसी को हार्म भी कर दिया, या वेजिटेशन से रिलेटेड आपकी दवाइयाँ होगी, इस तरीके की चीज़ें भी चोरी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं ये ध्यान रखना है आपको। 1 4 7 10 जो आपके मूवेबल साइन है ये मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 4 7 10 याद रखना, बड़ा सिंपल है। तो मूवेबल साइन ऑल्सो रिप्रेजेंट मेटल। आपके जो स्थिर राशियाँ हैं, जमीन, स्थिर राशियाँ का मतलब जो रुकी रहती हैं वो है आपके 2 5 8 11। ये आपके मूल, मूल का मतलब वेजिटेशन, इंग्लिश में इसको वेजिटेशन भी बोलते हैं, वेजिटेबल्स। और जो आपकी डुअल साइन है 3 6 9 12, मरकरी और जुपिटर की जो राशियां हैं जीव तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा यहाँ पे। धातु, मूल एंड जीव बेस्ड ऑन राइजिंग साइन एंड नवांशा। अब राइजिंग साइन और नवांशा को मैं यहाँ पे अभी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं अलग से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि राइजिंग साइन और नवांशा के बेस पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का सामान चोरी हुआ है। आपको जब मूक प्रश्न है, व्यक्ति कुछ भी नहीं बता रहा है और वो कह रहा है कि हमारे घर से क्या क्या चोरी हुआ है, ऐसे भी पूछने आ जाएंगे आपको। कई लोगों को पता ही नहीं होता घर में क्या क्या है, तो वो पूछने आते हैं कि भाई चोरी तो हुआ है, मोटा मोटा तो हमें पता है कि ये चीज़ रखी थी, इतना कैश रखा था, कोई ले गया, मगर ये हमें नहीं पता लग रहा और क्या क्या सामान चोरी हुआ है। तो वो आपका एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। इसके बाद आता है जेंडर, फीमेल्स। आपके फीमेल प्लेनेट होते हैं मून, वीनस एंड राहु को भी फीमेल मानेंगे। इसके बाद मेल्स होते हैं सन, मार्स एंड जुपिटर, आपको सबको मालूम होंगे ये यूनक प्लैनेट्स हैं। मरकरी, सैटर्न एंड केतु को भी यूनक बोलते हैं हम। ह्यूमन जो होते हैं वो है आपके जुपिटर एंड वीनस। इंसान जुपिटर एंड वीनस जो गुरु हैं देवताओं के। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। जब भी फीमेल देखना है प्लेनेट की फॉर्म में तो मेनली आपका वीनस एंड मून होगा, राहु को फीमेल लेते हैं। और मेल्स आपके सन, मार्स एंड जुपिटर हो गए। एंड यूनक जो है आपके वो मरकरी, सैटर्न एंड केतु हैं। ह्यूमन जुपिटर एंड वीनस है। ओके, यूनक मस्ट बी कंसिडर्ड टू गिव न्यूट्रल whenever mixed result are obtained the majority decide the। ये वही उसी काम आएगा कि चोर कौन था कौन नहीं था। जब आपको पता नहीं चल रहा है तब हम बोलेंगे कि वो यूनक से, अदरवाइज हम उसे बोलेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी लोग कभी कभार चोरी कर सकते हैं। अब प्लेनेट को देखिए बिहेवियर यहाँ पे। मूवेबल कौन कौन से हैं? जो फास्ट मूविंग है, मूवेबल किसे बोलेंगे? फास्ट मूविंग। अब फास्ट मूविंग कौन है? मून जल्दी जल्दी चलता है, मार्स जल्दी चलता है, वीनस जल्दी चलता है, राहु को ऐसे ही कंसीडर कर लिया है। फिक्स्ड जो होते हैं वो आपके जो स्लो मूविंग प्लेनेट है, सूर्य को फिक्स हम मानकर चलते हैं, है ही फिक्स, सूर्य चलता ही नहीं है हमें मालूम है। और जुपिटर एंड सैटर्न जो स्लो मूविंग है। और डुअल मानकर चलते हैं, मरकरी को यहाँ पर प्रश्न एस्ट्रोलॉजी में डुअल प्लेनेट मानकर चलते हैं। इसका डुअल बिहेवियर होता है। ये आपका वो कहते हैं ना बेपेंदे का लोटा है, इधर उधर ऐसे घूमता रहता है। इसका बिहेवियर ऐसा है, चालाक प्लेनेट है, क्योंकि ये बुद्धि है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत चालाक प्लेनेट होता है। तो मरकरी को डुअल मानकर चलते हैं।
इसके अलावा फिक्स में सूर्य फिक्स होता ही है, और दोनों स्लो मूविंग प्लेनेट को फिक्स मानकर चलेंगे। प्रश्न के केस में इसलिए फिक्स मानते हैं कि आपके पास वो व्यक्ति जितनी देर में प्रश्न लेकर आएगा, इनकी डिग्री वगैरह किसी चीज़ में कोई बहुत चेंज नहीं होने वाला। लॉजिक ये है, ध्यान रखना कि इन दोनों की डिग्री में चेंज नहीं होगा। और मून, मार्स और वीनस एंड राहु बहुत फास्ट मूविंग है, और इसके अलावा डुअल यहाँ पर मान के चलते हैं मरकरी को। इसके बाद आता है प्लेनेट की अवस्था, इस पर भी बड़ा डिपेंड करेगा। अवस्था के बेस पर हम ये बताएंगे कि वो जो व्यक्ति चुराने आया है, चोरी करने आया है, किडनैपर है, जिसने अपराध किया है, क्राइम किया है, वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, और इन सभी चीज़ों को आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी यूज़ करते हो। एक होती है दीप्त अवस्था, जो अवस्था आप यूज़ करते हो जब भी हम रिजल्ट देखने की बात करते हैं ना, इसकी 2 डिग्री है, इसकी 5 डिग्री है, इसकी 9 डिग्री है, तो वो ये सारी अवस्थाएं यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं। दीप्तावस्था जो होती है आपकी, और इसके भी कई क्लासिक्स के हिसाब से अलग अलग तरीके की अवस्थाएं होती हैं। दीप्तादि अवस्था मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लासिक्स में अलग अलग तरीके की अवस्था बताई गई है, अलग अलग क्लासिक्स में आप देखोगे तो वो अवस्थाओं का क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया का बेस पर है, मगर प्रश्न में हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो ये वरामीर ने बृहत जातिका में ये अवस्था दी हुई है, बृहत जातिका के बेस पर ये लिया हुआ है। तो वो होती है प्लैनेट इन इट साइन ऑफ एक्सोल्टेशन, उसकी अवस्था को दीप्त अवस्था बोलेंगे। स्वस्थ अवस्था बोलेंगे प्लैनेट इन ओन साइन। मुदित अवस्था बोलेंगे प्लैनेट इन फ्रेंड साइन। और शांत अवस्था बोलेंगे प्लैनेट पोजिटेड इन द वर्गास ऑफ बेनिफिक। अब बेनिफिक यहाँ पर क्या लेंगे, वर्गास ऑफ बेनिफिक मतलब शुभ ग्रहों के वर्गास में। अभी मैंने कहा ना 2, 4, 8, 6 वगैरह को भी हम बेनिफिक राशियां मानते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि ये मानकर चलते हैं हम कि जो शुभ ग्रहों की राशियां हैं, तो यहाँ पे शुभ ग्रहों की राशि में जो होगा उसे हम शांत अवस्था बोलेंगे। सक्त अवस्था, व्हेन द प्लैनेट इज ब्राइट हेलिकली राइजिंग एंड नॉट कंबस्ट, तो उसे सक्त अवस्था बोलेंगे। राइज जो कर रहा है, पीड़ित अवस्था है, व्हेन द प्लैनेट इज कंबस्ट, तो वो पीड़ित अवस्था में हो जाएगा। दीन अवस्था, प्लैनेट इज इन इट साइन ऑफ डेबिलिटेशन, वो दीन अवस्था होगी। खल अवस्था, प्लैनेट डिफीटेड इन प्लैनेटरी वॉर। विकल अवस्था, व्हेन पोजिटेड विद मेलिफिक प्लैनेट्स। एंड बीट अवस्था, व्हेन द प्लैनेट इज सेट, हेलिकली सेट, मतलब पूरी तरीके से वो आपका राइज नहीं हुआ है, तब हम उसको हेलिकली का मतलब सूर्य से वो आपका अस्त हो जाता है। एक होना शुरू होता है अस्त, एक पूरी तरीके से अस्त हो गया हो, तो पूरी तरीके से कंबस्ट हो, एक पूरी तरीके से कंबस्ट ना हो, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ये लास्ट है जो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि कंटिन्यू बोलने से मेरा गला भी सूख गया है और अब ज़्यादा भी हो जाएगा। तो प्लेनेट का कलर भी होता है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। आपको सभी प्लेनेट का कलर याद रखना है। जो वास्तु के स्टूडेंट होंगे उन्हें पहले से ही पता होगा। तो प्लेनेट का जो कलर होता है, सन को हम डार्क रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मून को वाइट से, मार्स को लाइट रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम है मार्स को राइट, मंगलवार को बहुत सारे लोग लाल कपड़े पहनते हैं, सोमवार को वाइट कपड़े पहनते हैं, और रविवार को हालांकि वाइट पहनते हैं, मगर यहाँ पर डार्क रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी ग्रीन होता है, आपको सबको पता है। मरकरी की रेमेडी में हम क्या करते हैं, हरी दाल खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ। जुपिटर का गोल्डन या येलो कलर होता है, आपको सबको मालूम है कि जिनकी जुपिटर की दशा चल रही होती है उसे हम सोना पहना देते हैं, और ऐसे मान चलते हैं। वीनस का वैसे वहाँ पर ब्लू होता है, वाइट होता है, यहाँ पर हम ब्लू लेकर चल रहे हैं, लाइट ब्लू है एक्चुअली ये। सैटर्न ब्लैक होता है, आपको सबको पता है, शनिवार को वैसे कपड़े पहनते हैं। और राहु केतु के लिए वेरीगेटेड या ब्लैक चेकर्ड जो होता है, चेक टाइप का, उस तरीके के हम चीज़ें लेंगे। तो मैं अभी की क्लास को यहाँ पर अभी स्टॉप करूँगा, फर्स्ट डे में फिर ज़्यादा हो जाएगा। आप में से किसी को कोई कुछ पूछना हो तो यू कैन रेज योर हैंड, तो हम बात कर सकते हैं। जी मोहन जी। सर एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दीजिएगा, कोई भी, जैसे आपने कल परसों आप कह रहे किया था, कोई छोटा सा एग्जांपल जिससे पता लग जाए ये कैसे फैक्चुअली कैसे काम करते हैं। नहीं वो सर, वो सारा हम डिटेल में यूटिलाइज करेंगे अभी, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, इतनी सारी चीजें हैं। अब एग्जांपल देके बताऊंगा तो वो फिर हम राशियों पे उलझ जाएंगे। ये सब यूटिलाइज में करना बताऊंगा कि जैसे हम एक थीप के बारे में पकड़ेंगे, तो थीप का हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि आपका जो लग्न लॉर्ड प्लेनेट कौन है। जब हम चोर के लिए एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए मुझे और चीज़ें बतानी पड़ेगी कि हम चोर को कैसे देखते हैं कुंडली के अंदर। वो आगे के पार्ट में बताएंगे कि केंद्र स्थानों से हम कोई भी इवेंट है उसको देखते हैं, चारों भावों से। तो किसी व्यक्ति के घर पे यदि
चोरी होगी तो उसकी लगने से हम एक चीज देखेंगे, चौथे भाव से एक चीज देखेंगे, सातवें भाव से एक चीज देखेंगे, आठ और 10वें भाव से कुछ और देखेंगे। अब हमने देखा कि उसका थीप कौन सा प्लेनेट बन रहा है, उसका पर्टिकुलर भाव का नोड कौन सा प्लेनेट बन रहा है, उस भाव में कौन सा प्लेनेट बन रहा है, और उस प्लेनेट की क्या करेक्टरिस्टिक है, राशि कौन सी है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। तो पहले हमें राशियां अलग से याद होनी चाहिए, और ये जो हम कर रहे हैं ये बेसिक कॉमन एस्ट्रोलॉजी में ये यूटिलाइज होती है। प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन में आपको 2-3 क्लास के बाद जब इवेंट समझाऊंगा तो मैं करके बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं साथ साथ लूंगा तो फिर तो ये राशियों के सिग्निफिकेशन लगने में ही 15 दिन हो जाएंगे। वो आप पढ़ने ठीक के है एक बार करा दूंगा मैं, डोंट वरी, इन सबका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं आपको। और जब ठीक है सर। एप्लीकेशन आएगा तो मैं इनके बारे में फिर से भी बताऊंगा, पर एक बार इनिशियली आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। जी हेमा मैम। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपने तो आधी षट पंचाशिका बता दी इसको तो पढ़ने में भी पूरा एक हफ्ता से कम ही पड़ेगा शायद। नहीं नहीं, ऐसा है, आपको कुछ नहीं करना। एक दिन में राशियों के केवल 3 करेक्टरिस्टिक पढ़ो, 7 दिन बाद क्लास है, 20 टॉपिक मैंने कराए हैं, तो आपको ध्यान आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे तो सबको याद होने चाहिए। देखिए जैसे मैंने बताया कौन सी राशि किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सबको पता होना चाहिए। कौन सी राशि कौन से उसको रिप्रेजेंट करती है, मूवेबल कौन सी है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपका फायर साइन कौन सा होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ऑड साइन कौन सा होता है, इवन साइन कौन होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन एस्ट्रोलॉजी के कंपोनेंट हैं। तो अब इनमें जैसे हम प्लैनेट बता रहा हूँ मैं आपको कि राष्ट्रिक प्लैनेट कौन सा है, सात्विक प्लैनेट कौन सा है, तो इस तरह की हमने चीज़ें बताई हैं। और इनको जब मैं यूटिलाइज करूँगा तो फिर से एक बार बताऊँगा, मगर आपको सबको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में बताया कि प्रश्न के अंदर आपके एस्ट्रोलॉजी के A to Z कंसेप्ट यूज होंगे, और इसीलिए मैंने लास्ट में प्रश्न को लिया है। शुरू की 2-3 क्लास में मैं केवल यही बताता रहूँगा कि कौन सी राशि क्या बताती है, कौन सा प्लेनेट क्या बताता है। इसके बाद मैं कुंडली लेकर जब बताऊंगा कि देखो हमने चोर को कैसे पकड़ना है, तो हम वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये राशि 7 थी, तो इस 7 का ये करेक्टर था, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा व्यक्ति होगा, देखने में ऐसा होगा, इसका ब्लैक कलर होगा, गोल चेहरा होगा, इसकी आंखों में चमक होंगी, आंखें लाल होंगी, आंखें पीली होंगी। इतना तक हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, आपको तो मुझे बानी याद है हमें। नहीं वो देखो मैम, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप लर्निंग का तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं तो आपको इकट्ठा करके सारी चीज़ें ये एक जगह दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। आप ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो याद नहीं होगी। थैंक यू सर। हाँ जी, वंदना मैम। हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ये वास्ट था, है? तो ये बहुत वास्ट था। इसके बाद आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे फ्यूचर में। नहीं, कुछ चीजें तो कॉमन थी, हमें पता है कि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं या ऑड इवन है, वो चीजें तो मालूम है। लेकिन कुछ चीजों को मुझे लगता है कि हम वीडियो बार बार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, नहीं, याद भी मैं हो जाएगा। PDF प्रोवाइड करूंगा, आप 2 बार पढ़ लेना, कोई हाँ ज़्यादा जी, नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, मतलब आप केवल ये ठीक। पढ़िए, 4-5 पेज कराए मैंने, ज़्यादा नहीं कराए। तो आप वीक में 1-2 बार इन्हें पढ़ना, तो फिर मैं जब क्या है इवेंट करेंगे तो इनमें हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि सर आप वीक में एक ही क्लास रखेंगे? वीक में एक ही क्लास होगा, प्रश्न आप कर ही नहीं पाओगे एक से ज़्यादा। हाँ जी, सर उतना ही करिए कि जितना हमारे दिमाग में बैठ जाए, ज्यादा रोटी खाएंगे तो हमें पचेगी नहीं। वीक में एक ही क्लास है, और आज केवल ये सिंपली एक मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर सकता था कि आप याद कर लेना, तो मैंने वो नहीं किया। मैंने सब चीज़ों को अपने मुंह से बोला है। अब आप इसे पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछ लेना। ठीक है, हाँ अगली जी, क्लास ठीक भी है। क्योंकि प्योरली थियोरिटिकल होगी, और सब जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आप वो कोई भी वीडियो पर बेस ना रहे, क्लास अटेंड करें 100%। ये नहीं कि भाई हाँ हम जी, वीडियो देख लेंगे तो आप प्रश्न बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। आप क्लास अटेंड करिएगा, आगे चल के हम आपसे हाइपोथेटिकल प्रश्न भी लेंगे कि आप प्रश्न निकालिए अपने, और उसका हम आंसर कैसे करेंगे। कि किसी व्यक्ति की कोई चीज़ चोरी हो गई, अब हम चोर तक पहुंचेंगे कि वो कितनी दूर गया है, वो सामान रिकवर होगा नहीं होगा, होगा तो कितने दिन बाद होगा, पुलिस पकड़ेगी, हम पकड़ेंगे, किस तरीके से उसमें एनकाउंटर होगा, इतनी तक चीज़ें हम बताएंगे। उसके कैसे व्यक्ति के करेक्टरिस्टिक होंगे, साइकिल से चुरा के लेके गया है, घोड़े से लेके गया है, ट्रेन से गया है, प्लेन से गया है, ये सारी चीज़ें बताने की हम कोशिश करेंगे इसके अंदर। सर ये लग्नेश को, लग्न और लग्नेश को देखा जाएगा नहीं नहीं नहीं, या
अभी बताऊंगा मैं कैसे कौन सी चीज देखेंगे। ठीक है सब चीजें डिस्कस करेंगे हम। अस्मित जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर इससे हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं जैसे हमारी कभी कोई फाइल गुम हो जाती है ऑफिस में, इस टाइप का भी आप इसका भी आंसर निकाल पाएंगे अपने आप से? बिल्कुल, कि फाइल आपकी कहाँ पे है, कोई उठा के ले गया है या दबी हुई है, नीचे दबी हुई है, ऊपर, अभी बताया ना मैंने, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी, अपर साइड, लोअर साइड, ये सारी चीजें प्लेनेट आपके इंडिकेट करते हैं कि कौन सी राशि अधोमुखी है, मतलब अपर साइड है, कौन सी लोअर साइड है, और आपका कितना डिस्टेंस पे है उसके भी इसके अंदर है। आपके नवांश के बेस पे हम उसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कौन सी राशि आ रही है, यदि मूवेबल है इसका मतलब ज़्यादा दूर कहीं चली गई है, या आपकी स्थिर है इसका मतलब कहीं फाइलों के नीचे दब गई है। इस तरीके की हम ये तो नहीं पता कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ रखी है, पर अंदाजा बता पाएंगे कहाँ होगी। मतलब सर जैसे अपनी खो जाती है, अपनी रख के भूल जाते हैं कभी कभी ऑफिस में फाइल, उसका पता लग पाएगा? तो मतलब उसमें हम जुगाड़ बताएंगे। अब ऐसे तो हम फिजिकली भी नहीं ढूंढ पा रहे, तो कुंडली ये बता देगी आपको कि वो वहीं है, कहीं बाहर चली गई है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। यस डेफिनेटली। तो थैंक यू सभी को। क्लास फिर हम आज की एंड करते हैं, और थैंक यू सर। थैंक यू सर करनी पड़ेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम जी।